सोचिए, एक ऐसा अल्टीमेटम जो किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दे। इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो आने वाले वक्त की पूरी कहानी ही बदल देते हैं। जरा 1920 के दशक के आखिरी सालों में चलते हैं। सियासी माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है। बंटवारे की लकीरें हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही हैं और सबको एक साफ रास्ते की तलाश है। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता था। और इसी माहौल के बीच अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और उनके हितों को बचाने के लिए एक मजबूत आवाज उठी। ये सिर्फ कुछ मांगों की लिस्ट नहीं थी, ये भविष्य के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था, एक स्ट्रेटेजिक ढांचा। और यह आवाज सामने आई 14 ठोस मांगों के रूप में, जिनमें से हर एक भविष्य के संविधान के लिए एक शर्त थी। इन पर कोई समझौता नहीं होना था। जी हाँ, यही थे जिन्ना के 1929 के मशहूर 14 सूत्रीय फॉर्मूले। और इन्हें सिर्फ एक लिस्ट कह देना काफी नहीं होगा। यह असल में एक ऐसा दस्तावेज था जिसने हिंदुस्तान की सियासत में एक लकीर खींच दी थी। लेकिन देखिए, इन्हें सिर्फ मांगों की एक लिस्ट समझना मतलब पूरी बात को न समझना है। ये असल में आने वाले संविधान के लिए एक पूरा विजन था, जिसे बहुत सोच समझकर माइनॉरिटी के हितों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये देखिए, ये है वो असल दस्तावेज। 1929 में पेश किए गए इन 14 पॉइंट्स में सरकार का ढांचा कैसा हो से लेकर कल्चर को कैसे बचाया जाए, सब कुछ शामिल था। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे अहम मांगों से, यानी वो मांगें जिनका सीधा ताल्लुक सत्ता और सियासी नुमाइंदगी से था। यहीं पर भविष्य की ताकत का पूरा खाका तैयार हो रहा था। सबसे पहली और सबसे बुनियादी मांग थी एक फेडरल संविधान की, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सारी ताकत सेंटर में ना हो। असली पावर, जिसमें वो शक्तियां भी शामिल थीं जो किसी को नहीं दी गई हैं, यानी रेजिड्यूरी पावर्स, वो सब प्रांतों के पास रहेंगी। 1/3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि इन 14 पॉइंट्स का कह सकते हैं कि दिल था। ये मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए एक मिनिमम गारंटी की मांग थी। और मजे की बात यह है कि 1/3 की मांग हर जगह थी, सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर में ही नहीं, बल्कि हर कैबिनेट में, चाहे वो सेंटर का हो या किसी सूबे का, कम से कम 1/3 मुस्लिम नुमाइंदगी की मांग थी। अब नुमाइंदगी पक्की करने का एक और बड़ा तरीका था, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसे ऐसे समझिए कि एक कॉमन इलेक्शन होने के बजाय अलग अलग समुदाय अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए एक तरह से अपना अलग चुनाव कराते। और यह सिस्टम तब तक चलता रहता जब तक कोई समुदाय खुद इसे छोड़ने का फैसला ना कर ले। लेकिन बात सिर्फ सियासी ताकत तक ही सीमित नहीं थी। ये पॉइंट्स उससे कहीं आगे जाते थे। ये सूबों की आज़ादी और सबसे ज़रूरी कल्चरल पहचान को बचाने की भी बात करते थे। ये तस्वीर पहली मांग को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है सेंट्रलाइज्ड पावर, जहां सारे बड़े फैसले सेंटर से होते हैं, और दूसरी तरफ है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब सूबों को अपने फैसले लेने की आज़ादी। और मांग इसी दूसरे ऑप्शन के लिए थी। इसी आज़ादी को और मजबूत करने के लिए कुछ ठोस भौगोलिक मांगें भी रखी गईं, जैसे सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया सूबा बनाया जाए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में बड़े सुधार किए जाएं। और अब आते हैं शायद सबसे ताकतवर मांगों में से एक पर, कम्युनिटी वीटो। पॉइंट नंबर 8 के हिसाब से सोचिए, अगर किसी समुदाय के 3/4 सदस्यों को लगता कि कोई कानून उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो उसे वहीं रोक सकते थे। ये एक तरह का अल्टीमेट सेफ्टी स्विच था। पॉइंट नंबर 7 तो सीधे सीधे हर किसी के लिए मजहबी आज़ादी की गारंटी मांगता है। और ये सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं था, बल्कि इसमें विश्वास करने, प्रचार करने, संगठन बनाने और तालीम हासिल करने की पूरी आज़ादी शामिल थी, जो हर समुदाय पर लागू होती। तो ठीक है, हमने इन 14 पॉइंट्स के अलग अलग हिस्सों को देख लिया है। अब चलिए इन सब को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी बड़ी बातें थीं जो इस दस्तावेज को इतना खास बनाती हैं। ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। फेडरलिज्म ने सूबों को ताकत दी। 1/3 वाले नियम ने उस ताकत के ढांचे में नुमाइंदगी पक्की की। माइनॉरिटी वीटो ने एक सेफ्टी नेट का काम किया। और ये सब कुछ प्रांतीय और सांस्कृतिक आज़ादी की बुनियाद पर खड़ा था। बस यही थे 14 पॉइंट्स के वो सबसे ज़रूरी पिलर्स। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। संवैधानिक सुरक्षा के इरादे से बनाए गए इन 14 पॉइंट्स ने आखिरकार इस उपमहाद्वीप के सियासी नक्शे को कैसे और कितना बदला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के अगले कई पन्नों में मिलता है।
इतिहास के ऐसे ही अहम मोड़ों को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर इस चर्चा से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी हमें बताएं।